स्टार्ट करते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन क्लास। एडमिन स्लाइड शेयर हो रही कर ली, मुझे बता दें। चलें, थैंक यू। हमारा जो यूएस हिस्ट्री का सिलेबस है, जो हमें एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन दिया हुआ है, वो हमारा ये सिलेबस है। अगर आप इस सिलेबस को गौर से देखें तो इसमें 21 आपके जो हेड्स बनते हैं। ये आपका 1 से हेड स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और ये आपके 21 हेड्स बन रहे हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि उन्होंने सिलेबस को डिवाइड किस तरह किया हुआ है, फिर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं। ये आपके यूएस हिस्ट्री के जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके 100 मार्क्स हैं। आपको पता ही होगा इस बात का। टोटल क्वेश्चन आपने 4 करने होते हैं, 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं। जो आपका एमसीक्यूज के एरिया होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आपने तैयार करना होता है। जो यूएस हिस्ट्री की एक थोड़ी सी, जो मैं कहता हूँ एक खूबी ये भी है कि हमें इसके जो एमसीक्यूज के एरियाज है वो भी स्पेसिफिक एरियाज हैं, उनके अंदर से इसके एमसीक्यूज आते हैं। जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उससे बाहर नहीं जाता। 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं। जो क्वेश्चन की लेंथ होती है वो आपके 2.5 पेजेस मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 3 पेजेस। इससे ज्यादा आप लेंथ अफोर्ड नहीं करते एग्जामिनेशन, और ना ही आपके पास एग्जाम में इतना टाइम होता है। 2.5 पेजेस से लेकर 3 पेजेस तक आपकी जो एक अच्छा आपका मॉडरेट एक आंसर होता है उसकी लेंथ होती है। अगर आप 2 पेजेस पे आ जाएं तो वो आपका जो आंसर होता है वो छोटा होता है। अगर आप 3 पेज से ज्यादा चले जाएं तो वो आपके बाकी जो आंसर्स होते हैं उनको वो इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो फिर आप दूसरे जो आपके आंसर्स होते हैं आप उनको उतना ज्यादा टाइम, प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। तो इसलिए जो आपका एक मॉडरेट आंसर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 पेज होती है और से 3 पेजेस तक होती है। 2.5 पेज से जब 2 पेजेस पे आए तो वो भी आपकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है। अगर आप इससे ज्यादा चले जाएं तो आपका जो टाइम होता है वो कंप्रोमाइज हो जाता है बाकी क्वेश्चंस का। स्क्रीन स्टक हो गई जी। अभी आपकी एग्जामिनर रिपोर्ट है, आपकी हर साल जो है एफपीएससी वाले आपकी जो एग्जामिनर रिपोर्ट है वो उसको पब्लिश करते हैं। उसमें वो बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं इसमें फेल क्यों हुए हैं, इसमें उनके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो इसमें जो आपकी लास्ट एग्जामिनर रिपोर्ट पब्लिश हुई थी वो 2018 में हुई थी। तो उसकी ये आपकी यूएस हिस्ट्री की ये जो है एग्जामिनर रिपोर्ट है, उसमें उसने बताया हुआ है जी कि स्टूडेंट्स के यूएस हिस्ट्री में मार्क्स क्यों नहीं आते, या जब मैं उनके क्वेश्चन कुछ आंसर्स को देखता हूँ तो मुझे उसमें क्या क्या फ्लॉज नजर आते हैं। तो ये जो स्लाइड्स हैं ये एडमिन आपके साथ शेयर कर देंगे, या इसको आप खुद ही पढ़ लीजिए, इसमें कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, अब मेन चीज पे आते हैं अपनी। देखें जो टॉपिक्स आपको मैंने बताया था कि यूएस हिस्ट्री के टोटल जो हेड्स हैं वो 21 हेड्स हैं। उन 21 हेड्स में से आपके जो 15 हेड्स हैं वो प्योर आपकी हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, प्योर हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। उसमें आपको करंट अफेयर वाली चीजें नहीं मिलती। उसमें मैं आपको बता देता हूं मैं आपके कौन कौन से हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। उसमें आपका जो फर्स्ट हेड है आपका यूएस हिस्ट्री का, जो मैं आपकी एफपीएससी की आउटलाइन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट हेड जो आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन है, उसमें वो कहता है जी फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू 1492। 1492 में कोलंबस ने यूएस को डिस्कवर किया था, तब से लेके वो एरा। उसके बाद फिर जब यूरोपियंस आए से लेके ब्रिटिश सुप्रीमेसी तक, क्योंकि आपको अगर पता हो तो जो ब्रिटेन वाले थे उन्होंने लास्ट पे कॉलोनाइज किया था अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। उससे पहले सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, फिर उसके बाद वो आए थे स्पेन वाले आए थे, उसके बाद ये आए फ्रांस, स्पेन, डच, और ये आए पुर्तगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, डच। ये आए थे उसमें क्रॉनिकल ऑर्डर में आए थे। उसके बाद आपके यूएस एज अ ब्रिटिश कॉलोनी आती है, उसमें उन्होंने बकायदा स्पेसिफिक एरा बताया हुआ है 1606 से लेकर 1783 तक। इसके अंदर से भी हमने इंपॉर्टेंट चीजें करनी होती है, मतलब इसको हमने सारा नहीं पढ़ना होता कि 1606 लेकर 1783 का जितना भी एरा हमने वो पढ़ना है। 1606 के अंदर जो फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी थी जिसको हम कहते हैं वर्जीनिया जेम्स टाउन,
वो प्लांट की गई थी यूएस के अंदर। और 1783 के अंदर जो टीटीओ पेरिस हुई थी और जो 13 कॉलोनीज थी उन्होंने यूएस से ब्रिटेन से आजादी हासिल की थी, टीटीओ पेरिस जो हुई थी। तो इस सिरा को जो आपकी सेकंड, ये आपका प्योर हिस्ट्री वाला पोर्शन है। उसके बाद आपका आता है यूएस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इसमें आपका उन्होंने कहा हुआ जी 1783 से लेके 89 तक का जो इरा आपका है। अब 1783 से 19 का मेरा देखें, जब अमेरिका आजाद हुआ है ब्रिटेन से, कॉलोनी जो थी, तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1789 में यूएस का। और इनका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो है जॉर्ज वाशिंगटन। जो आपका ये इरा आएगा 1883 से 19 तक, इसमें आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट आता है जॉर्ज वाशिंगटन, जो 1789 से लेके 1797 तक था। उसके बाद इसमें आपका सेकंड प्रेसिडेंट आता है जॉन एडम्स, जो था 1801 तक। फिर उसमें इसका आपका थर्ड प्रेसिडेंट आता है थॉमस जेफरसन, जो आपका था 1801 से लेके 1809 तक। फिर इसमें आपका फोर्थ प्रेसिडेंट आता है जेम्स मेडिसन। और इसमें आपका जो फर्स्ट टर्नओवर ऑफ जेम्स मोनरो, क्योंकि जेम्स मोनरो का जो एरा है वो था जो 1817 से लेके 1825 तक, तो उसमें उसने 89 तक कहा हुआ है। इसमें जेम्स मोनरो का जो है वो पूरा एरा नहीं आता। थर्ड हेड में आपका ये आ गया। फिर वो कहते हैं जी किस तरह यूएस ने एक्सपैंड किया अपने आप को 13 से 50 स्टेट्स तक। मतलब अगर आप देखें, जब यूएस आजाद हुआ है ब्रिटेन से, तो यूएस की टोटल स्टेट्स थी 13 स्टेट्स। बाद में फिर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हुई, कुछ चीजें, कुछ एरियाज थे जो यूएस ने परचेज किए, कुछ एरियाज थे जिसको यूएस ने अनेक्स किया, कुछ एरियाज अपने आप यूएस के साथ मिल गए। तो इस तरह यूएस का जो सफर था 13 से 50 स्टेट्स तक, उसके बारे में ये हेड है आपका, जो आपका ये हेड है फिफ्थ हेड। ये भी प्योर हिस्ट्री का पोर्शन है आपका, प्योर हिस्ट्री। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ यूएसए। ये एडमिन कह रहे हैं कि वेटिंग एरिया में लोग वेट कर रहे हैं, मैं उनको ज्वाइन करवा लूं। ठीक है जी। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है यूएस की, ये भी आपका प्योर हिस्ट्री का पोर्शन। मतलब यूएस के जो अभी जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था 1789 में। जो ड्राफ्ट हुआ था वो हुआ था 1787 में, लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट हुई थी 1789 में। क्योंकि ड्राफ्ट करते वक्त कहा गया था कि जब तक इसको 9 स्टेट्स इसको रेटिफाई नहीं करेंगी, ये इन्फोर्स नहीं होगा। तो जो थी 9 स्टेट, उसने इसको 9 स्टेट्स इसको रेटिफाई किया था 1789 में। तो 1789 में इसकी इन्फोर्समेंट बनी थी। तो जो आपका प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर जो आपकी फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी यूएस की, वो आपकी बनी थी 1789 में। और जॉर्ज वाशिंगटन वो आपके फर्स्ट यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। अभी तक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम कहते हैं कि ये ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। बहुत छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, 7 आर्टिकल्स हैं, 27 अमेंडमेंट्स हैं। और जो आपके 7 आर्टिकल्स हैं वो इंतहाई शॉर्ट है, प्रिसाइज है, कोई इतने लंबे चौड़े नहीं है। और जो आपकी देखिए, आपका यूएस को आजाद हुए तकरीबन 240 ईयर्स हो गए हैं, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन को बने भी तकरीबन 233 ईयर्स हो गए। अभी तक इन 233 ईयर्स में इनकी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। ये काइंडली अपना ये माइक्रोफोन जो है इसको बंद कर दे, काइंडली म्यूट कर दे। किसने ऑन किया हुआ है? तो अभी आपकी 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। जो आपकी अमेंडमेंट्स यूएस हिस्ट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस के हवाले से, उसके अंदर से आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं आता होता। इसके अंदर से अक्सर एमसीक्यूज आपको आ जाती है। जो आपकी फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर आ जाता है जी, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स को क्या कहते हैं जी, बिल ऑफ राइट्स, जो आपके 1791 में पास हुए थे। उसके बाद आपकी जो 12 अमेंडमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपकी 13 अमेंडमेंट है जिसने स्लेवरी को यूएस में अबॉलिश किया था, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी जो 14 अमेंडमेंट, 15 अमेंडमेंट है, ये भी जो अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स उनके राइट से डील करती है। उसके बाद आपकी 17 अमेंडमेंट जो डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सेनेटर से डील करती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सेनेटर्स हैं उनको डायरेक्ट चूज किया जाता है, मतलब उनको लोग वोट देते हैं तो वो जाते हैं, चूज होते हैं। पाकिस्तान में इनडायरेक्ट वे ऑफ इलेक्शन नहीं होता कि जो हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज के या नेशनल असेंबलीज के लोग यहाँ पे सेनेटर्स को चूज करते हैं। तो इनकी जो यूएस की 17 अमेंडमेंट है वो उससे डील करती है। उसके बाद आपकी 18 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसने वो पूछ लेते हैं अक्सर कि ना यूएस हिस्ट्री में एक ऐसी अमेंडमेंट थी जिसको बाद में रिवर्स कर दिया गया था, तो वो आपकी 18 अमेंडमेंट थी। 18 अमेंडमेंट में बेसिकली ये फ्रैंकलिन डिलानो रूज़वेल्ट ने ये इसको पास किया था। फ्रैंकलिन डिलानो रूज़वेल्ट ने, इसमें अल्कोहल को पे बैन लगा दिया गया था। फिर बाद में एक अमेंडमेंट हुई थी 21 अमेंडमेंट, उसमें फिर इस बैन को खत्म कर दिया गया था। फिर आपकी 19 अमेंडमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। 19 अमेंडमेंट में वुमेन को राइट टू वोट दिया गया था, जो आपकी ये पास हुई थी 1920 में। तो इस तरह का इन शॉर्ट ये है कि इस तरह का कि आपकी 27 अमेंडमेंट्स हैं, इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं आपकी बनती हैं कोई
पहले 10 अमेंडमेंट्स बिल ऑफ राइट्स वाली, उस पर एमसीक्यूज आ जाता है, बाकी कोई 5-7 अमेंडमेंट्स जिस पे एमसीक्यूज आते हैं, इसके अंदर से सवाल नहीं आता। ये भी आपका प्योर हिस्ट्री का पोर्शन है। फिर सिविल वॉर वाला एरिया आपका, ये भी प्योर हिस्ट्री का पोर्शन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी 18, ये आपका एरा, सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी 1861 में, लेकिन सिविल वॉर का जो ग्राउंड था वो उससे पहले ही कुछ इश्यूज थे यूएस के अंदर, जिसकी वजह से सिविल वॉर की ग्राउंड्स बनी, और आपकी 1861 में जो सिविल वॉर है वो हुई कि एक जो थी वो यूनियन स्टेट्स बन गई, कुछ कन्फेडरेट स्टेट्स बन गई, और कन्फेडरेट जो स्टेट्स थी वो स्लेव स्टेट्स थी, वो यूनियन स्टेट से आजादी हासिल करना चाहती थी। तो ये भी प्योर हिस्ट्री का पोर्शन है। फिर जो आपकी सिविल वॉर के बाद यूएस में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, ये भी आपका प्योर हिस्ट्री का पोर्शन है कि उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजूहात क्या थी। फिर जो आपका हेड 88 है आपकी एफपीएससी की सिलेबस आउटलाइन में, ये भी प्योर हिस्ट्री का है कि जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1 जो वर्ल्ड वॉर 2, इसमें यूएस का रोल क्या था। उसके बाद जो आपका ये है पोस्ट 1945 वर्ल्ड सिनेरियो एंड इमर्जेंस ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर एज 2 वर्ल्ड पावर्स, कि किस तरह कोल्ड जो है वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है, और जो 6 और 7 ग्रेट पावर्स होती हैं, जो जर्मनी, जापान, इटली, वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और अल्टीमेटली 2 जो वर्ल्ड पावर्स है वो बचती हैं, यूएसए, यूएसएसआर। तो ये भी आपका प्योर हिस्ट्री का पोर्शन है। फिर उसके बाद आपका ये मैं साथ साथ लोगों को ज्वाइन भी करवा रहा हूं, मुझे एडमिन के टेक्स्ट आ रहे हैं। उसके बाद ये अमेरिकन रोल इन पैटर्नाइजिंग यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपका टॉपिक थोड़ा सा मिक्स है कि जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर जो यूएस की मोनोपोली है, किस तरह यूएस उनको पैट्रोनाइज कर रहा है। जैसे आपके यूनाइटेड नेशन है, आपके जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक है, तो इसका वो करंट सिनेरियो में भी सवाल पूछ लेता है, इसका वो हिस्ट्री में भी, तो ये थोड़ा सा मिक्स है। जैसे अगर आप 2020 का पेपर देखें, तो उन्होंने उस पर सवाल किया हुआ था नेटो के ऊपर, करंट सिनेरियो के अंदर, कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप था उसने नेटो के जो उसके अलायंस कंट्री थे उसको उन्होंने थ्रेट किया था जी कि हम नेटो की जो फंडिंग है वो रोक देंगे, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज हैं वो अपनी जो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेटो को लेकर पूरी नहीं कर रहे। तो इसलिए इस हवाले से ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री और करंट अफेयर दोनों से डील करता है। इसके बाद जो अमेरिकन रोल इन कोल्ड वॉर है, इट्स इमर्जेंस एज अ सोल सुपर पावर, कि किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस और यूएसएसआर के दरमियान कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है, और जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है तो यूएसएसआर जो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और सिर्फ एक ही सोल सुपर पावर वर्ल्ड में बच जाती है, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। ये जो कोल्ड वॉर एरा है, इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसके ऊपर वो अक्सर सवाल पूछ लेता है। जैसे कि अगर मैं आपको उसकी मिसाल दूं, तो कोल्ड वॉर का एरा आपका तकरीबन स्टार्ट होता है 1945 के बाद वाला एरा। तो आपका इसमें जो प्रेसिडेंट आता है आपका कोल्ड वॉर एरा के बाद, जब जहां से आपका स्टार्ट होता है, तो आपका हैरी एस ट्रूमैन था 1945 से लेकर 1953 तक। तो उसमें वो अक्सर हैरी एस ट्रूमैन के एरा के अंदर वो आपका एक ट्रूमैन डॉक्ट्रीन है, उसके ऊपर वो शॉर्ट नोट पूछ लेता है। उसके बाद आपका एक मार्शल प्लान आया था इसी दौर में, हैरी एस ट्रूमैन के दौर में, उसके ऊपर वो सवाल पूछ लेता है। हैरी एस ट्रूमैन के बाद आपका जो एरा आता है 53 के बाद, वो आता है आपका उसका डिवाइड डी एजनओवर का, वो आपका 53 से 61 तक जाता है। उसके अंदर वो एजनओवर डॉक्ट्रीन के बारे में पूछता है। एजनओवर ने भी कोल्ड वॉर के बाद से एक डॉक्ट्रीन दिया था। बेसिकली जो यूएस प्रेसिडेंट थे इन कोल्ड वॉर एरा के दरमियान, कुछ प्रेसिडेंट की फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स थी जो कम्युनिज्म था उसको ब्लॉक करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो वो डॉक्ट्रीन्स बन गए जिसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते होते हैं। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट्स हैं इनके ऊपर पूरे पूरे सवाल नहीं आते होते, इनकी इंपॉर्टेंट डिमेंशंस आती होती हैं। फिर आपका जो एजनओवर है, उसके बाद जो आपका प्रेसिडेंट आता है जॉन एफ कैनेडी, तो जॉन एफ कैनेडी के एरा के दौरान उस पर वो कंप्लीट सवाल नहीं पूछता, उस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है। जैसे उसमें आपका वो आता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, वो उसके दौर में हुआ था। उसके बाद आपका जो बे ऑफ पिग इन्वेजन है, वो आपका जॉन एफ कैनेडी के दौर में हुआ था। इसी तरह जॉन एफ कैनेडी से पहले जो प्रेसिडेंट था, मैंने आपको बताया जी, डिवाइड दी एजनओवर, उसके दौर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, एक तो उसका जो एजनओवर डॉक्ट्रीन है वो उसके ऊपर पूछते हैं। उसके दौर में एक U2 क्राइसिस हुआ था, शायद आप लोगों को पता होगा कि पेशावर के एक बेस से यूएस का स्पाई प्लेन जो गया था यूएसएसआर में, और उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था वहां पे। तो ये आते होते इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो है कोल्ड वॉर एरा के अंदर वो पूछ लेते हैं अक्सर वाटर गेट स्कैंडल के बारे में पूछ लेते हैं, जो रिचर्ड निक्सन जो यूएस प्रेसिडेंट उसके साथ डील करता है। उसके बाद कोल्ड वॉर एरा के दरमियान आपसे पूछ लेते हैं
बिल क्लिंटन की इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर अक्सर सवाल आ जाता है। तो ये चीजें हैं कोल्ड वॉर एरा के अंदर आती हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये 240 ईयर्स की हिस्ट्री है, ये आपने पूरी नहीं पढ़नी होती। जैसे कोल्ड वॉर एरा है, ये आपका 1945 से स्टार्ट हुआ है, तो ये कब कब तक चला? आपका 1991 तक। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोल्ड वॉर एरा की एक एक चीज पढ़नी है, आपने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन हमने पढ़नी होती, जो हमने तैयार करनी होती, उसके ऊपर ही सवाल आते होते। और इतना एक एक चीज को डिटेल में पढ़ना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। देन आपका फिर वॉर ऑन टेरर आता है एंड यूएसए। अब देखिए उसने वॉर ऑन टेरर को स्पेसिफाई कर दिया है 201 से लेकर 212 तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्योर हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है। अगर वो उसके आगे ये टाइम लिमिट ना देता तो ये हमारा करंट अफेयर का टॉपिक होना था। उसके बाद प्रोग्रेसिव एरा, रिफॉर्म्स ऑफ थियोडोर रूज़वेल्ट एंड वुडरो विल्सन। अब बेसिकली जो आपका प्रोग्रेसिव एरा है, ये आपका यूएस हिस्ट्री में एक एरा था, प्रोग्रेसिव एरा, जब रिफॉर्म्स हुई थी तकरीबन हर डिपार्टमेंट में यूएस में। मतलब आपकी कोई डिपार्टमेंट इन्होंने नहीं छोड़ा था जिसमें इन्होंने रिफॉर्म्स नहीं की थी। तो इस एरा को हम कहते हैं जी प्रोग्रेसिव एरा। ये जो आपका प्रोग्रेसिव एरा है, इसका टर्न होता है जी 1890 से लेके 1917 तक का जो आपका एरा है, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक का, उसको हम कहते हैं जी प्रोग्रेसिव एरा। अब प्रोग्रेसिव एरा में आपके प्रेसिडेंट कौन से थे जो फेमस थे? उसमें आपका 26 प्रेसिडेंट जो है थियोडोर रूज़वेल्ट फेमस था। इसका एरा स्टार्ट होता है जी, थियोडोर रूज़वेल्ट का एरा है जो ये स्टार्ट होता है 901 से लेके 909 तक। उसके बाद इसमें आपका जो दूसरा है प्रेसिडेंट, वो आपका है इन्होंने हमारे सिलेबस आउटलाइन में नहीं दिया हुआ, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे। वो था हर्बर्ट हूवर। वो आपका था 1909 से लेके 1913 तक। उसके बाद आता है आपका वुडरो विल्सन। तो बेसिकली जो आपका प्रोग्रेसिव एरा, इसमें 3 प्रेसिडेंट्स आपके आते हैं, थियोडोर रूज़वेल्ट, हर्बर्ट हूवर एंड वुडरो विल्सन। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इनकी जो प्रोग्रेसिव एरा की रिफॉर्म्स थी, इन्होंने क्या क्या किस डिपार्टमेंट में जो कौन कौन सा प्रेसिडेंट क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आया था। उसके बाद फिर आपका यूएस हिस्ट्री में एक एरा आता है ग्रेट डिप्रेशन का एरा एंड न्यू डील। जो आपका ग्रेट डिप्रेशन का एरा है, ये आपका स्टार्ट होता है 1929 से लेके स्टार्ट होता है और ये आपका रहता है 1939 तक। ये एक डेकेड पे मुश्तमिल होता है। बेसिकली यूएस में या जो इकोनॉमिक रिसेशन आए थे, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई थी या स्टैग्नेंट हो गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। 2 एराज हैं बेसिकली जिनको हम देखते हैं अक्सर। एक आपका ग्रेट डिप्रेशन का एरा है जो आपका आया था 1929 में, और ये आया था बेसिकली आपके तब प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट वो थे हर्बर्ट हूवर थे आई थिंक 1929 में। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा 1929 में प्रेसिडेंट को, लेकिन मेरे ख्याल से हर्बर्ट हूवर था। और फिर जो न्यू डील है, ये बेसिकली दी थी फ्रैंकलिन डिलानो रूज़वेल्ट ने, जो आपके वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान आपके प्रेसिडेंट थे और यूएस के वाहिद प्रेसिडेंट है जिन्होंने इतना लंबा सर्व किया था। ये आपके प्रेसिडेंट बनते हैं 1932 में और ये आपके प्रेसिडेंट रहते हैं 1945 तक। और 1945 में भी इन्होंने अभी ये एज ए प्रेसिडेंट ही थे जब इनकी डेथ हो गई थी, नेचुरल डेथ हुई थी। तो उसके बाद फिर जो वाइस प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन, वो एज अ प्रेसिडेंट आ गए थे। तो उन्होंने फिर एक न्यू डील दी थी, कुछ वो अपनी पॉलिसीज लेके आए थे इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, जिसको हम न्यू डील कहते हैं। तो ये भी आपका प्योर हिस्ट्री वाला पोर्शन है। फिर आपके सिविल राइट्स मूवमेंट एक है आपका एरिया यूएसएससी का। सिविल राइट्स मूवमेंट बेसिकली जो अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक पीपल थे यूएस के अंदर, उनके लिए चली थी 1950s में। तो सिविल राइट्स मूवमेंट्स में जब आप नाम अक्सर सुनते हैं मार्टिन लूथर किंग का, मैल्कम एक्स का, ये सारे सिविल राइट्स मूवमेंट के जो थे लीडर थे। तो ये सिविल राइट्स मूवमेंट जो आपकी चली थी, ये आपकी चलती 1950s में, और ये 1950s से लेकर 1980s तक ये एरा था आपका सिविल राइट मूवमेंट का एरा, जब जो अफ्रीकन अमेरिकन जो यूएस में रह रहे हैं उनके राइट्स के लिए बात की गई थी। तो ये भी आपका प्योर हिस्ट्री वाला पोर्शन है। उसके बाद आपके जो टॉपिक्स है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो नंबर 1 आपका आता है जी ग्लोबल परसेप्शन ऑफ यूएसए, कि दुनिया यूएस के बारे में क्या सोचती है, दुनिया यूएस के बारे में क्या सोचती है। तो इसका हमें पता चलता है जो डिफरेंट जो रिसर्चेज होती हैं, डिफरेंट पोल्स के थ्रू हर साल रिसर्चेज होती हैं, जिससे हमें पता चलता है। उसका एक इंस्टीट्यूशन है प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें हर साल पोल कंडक्ट करते हैं डिफरेंट कंट्री से, एशिया की, यूरोप की और ये लैटिन अमेरिकन कंट्री से। वो एक सर्वे कंडक्ट करते हैं और उसमें बताया जाता है जी कि यूएस का के बारे में दुनिया क्या सोचती है, क्योंकि यूएस की पॉलिसीज आपको पता है हर साल चेंज होती रहती हैं, तो वर्ल्ड ओपिनियन भी यूएस के बारे में चेंज होता रहता है। तो ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन,
इसको मैंने आपका रखा है जनरल टॉपिक्स के अंदर, तो कुछ जनरल टॉपिक्स, नाम उनको हिस्ट्री में गिनते हैं, नाम उनको करंट अफेयर में गिनते हैं। तो वो आपका यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आता है, अभी रिसेंट भी गुजरा है, तो हो सकता है जो आपके नेक्स्ट ये आपका आ रहा है एग्जाम आ रहा है अभी, यूनिवर्सिटी का 2-3 दिन बाद पेपर है, उसमें हो सकता है इस पे सवाल भी आ जाए, क्योंकि बाइडेन और ट्रंप के इलेक्शन को लेकर जो कंट्रोवर्सीज आई थी, और यूएस डेमोक्रेसी जो एक बहुत बड़ी, जिसको लाउडेबल वे में कहा जाता है जी कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, तो हमें देखने को मिला कि उस डेमोक्रेसी में भी फ्लॉज हैं, कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को किस तरह उसमें रिगिंग्स की एलिगेशंस लगाई गई। तो इस पे इस हवाले से सवाल आ सकता है आपका इस दफा। आगे आपका यूएस कांग्रेस इन इस मैंडेट, कि यूएस कांग्रेस है, यूएस कांग्रेस बेसिकली 2 हाउसेस के ऊपर है। आपका हाउस ऑफ ये आपका सेनेट है, और लोअर हाउस आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट है। तो इसके ऊपर भी शायद जो अभी रिसेंट 6 जनवरी को उन्होंने कांग्रेस की बिल्डिंग पे अटैक किया था, ट्रंप ने जब लोगों को इंस्टिगेट किया, तो हो सकता है इस हवाले से भी किसी ना किसी पेपर के अंदर कोई एमसीक्यूज या कुछ ना कुछ आ जाए। इस पे एमसीक्यूज आ सकता है कि किस डेट को यूएस कैपिटोल पे, कैपिटोल कहते हैं बिल्डिंग जहां पे सिटिंग होती है इनकी यूएस कांग्रेस की। उसके बाद आपका जी है सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक एंड बैलेंस। ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो गवर्नमेंट्स के 3 डिपार्टमेंट्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, उनको सेपरेट किया गया है। सबके सेपरेट सेपरेट अपने अपने जो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस है। एट द सेम टाइम एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर चेक है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का आपका कंसेप्ट है, ये बेसिकली दिया था मोंटेस्क्यू ने। मोंटेस्क्यू की एक बुक थी, वो थी स्पिरिट ऑफ लॉज, थी 1848 में शायद उसने लिखी थी। उसमें उसने ये कंसेप्ट दिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स का, जिसको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के जो थे 4 फादर थे, उन्होंने मोडाई कर दिया था अपने अंदर, इसको अब्सॉर्ब कर लिया था। 1748 में थी, 1848 में थी, मुझे सही याद नहीं कि किस एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही कब उसने ये बुक लिखी थी। अब बेसिकली जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट लोग कहते हैं मोंटेस्क्यू ने दिया था। बेसिकली ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट मोंटेस्क्यू ने नहीं दिया था, ये एक बहुत गलत परसेप्शन है। ये बेसिकली एक रोमन था फिलोसफर पोलिबियस, जिसने बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट दिया था, और बेसिकली इन्होंने इसको इम्प्रोवाइज किया है मोंटेस्क्यू ने इस कंसेप्ट को। तो ये बात भी गलत है कि ये मोंटेस्क्यू ने कंसेप्ट दिया था। ये हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपके मिक्स टॉपिक्स आते हैं, आपका हेड 12 और 18, इंटरनेशनल कंसर्न्स ऑफ यूएसए एंड ओवरव्यू, यूएस रोल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये आपके थोड़े से हिस्ट्री से भी डील करते हैं, ये आपके करंट अफेयर से भी डील करते हैं। जैसे कि अगर हम इंटरनेशनल कंसर्न्स ऑफ यूएस का मतलब ये है कि यूएस के इस वक्त इंटरनेशनल इंटरेस्ट क्या है, यूएस किस चीज को लेकर कंसर्न है इंटरनेशनली। जैसे यूएस कंसर्न है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, यूएस कंसर्न है नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, यूएस कंसर्न है पैलेस्टाइन इसराइल की इशू को लेके, यूएस कंसर्न है कश्मीर इशू को लेके। तो ये जो सारे एरियाज आपके आते हैं, ये आपके आ जाते हैं इसके अंदर। एडमिन मुझे करनी बता दें। चलें, इंटरनेशनल कंसर्न्स ऑफ यूएसए के उसके बाद यूएस कंसर्न है कश्मीर इशू को लेके, ये मैंने आपको बताया है ये सारी चीजें, और जो मिडिल ईस्ट में यूएस का जो रोल है, ये सारी चीजें। इन शॉर्ट ये है कि यूएस किस चीज को लेकर कंसर्न है, ये भी आपका करंट अफेयर का टॉपिक है, क्योंकि यूएस की जो इंटरनेशनल कंसर्न है वो पेस्ट ऑफ टाइम बदलते रहते हैं, क्योंकि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, जब ईयर टू ईयर जो उनकी पॉलिसी चेंज होती है, उसके हिसाब से उनके जो इंटरनेशनल कंसर्न है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली हम हर चीज को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, मैं आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसके बाद यूएस रोल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी आपका करंट अफेयर और हिस्ट्री का टॉपिक है, मिक्स है, क्योंकि इसमें आप यूएस के जो पास में रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें रोल लिख सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में यूएस का क्या रोल था, वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस का क्या रोल था, जो है नॉर्थ कोरियन वॉर में यूएस का क्या रोल था, वियतनाम वॉर में यूएस का क्या रोल था, जो अरब इसराइल वॉर हुई थी 1973 में उसमें यूएस का क्या रोल था, जो इराक ईरान वॉर हुई थी 1990s में उसमें यूएस का क्या रोल था,
उसके बाद जो अभी अफगानिस्तान में वॉर चल रही है उसमें यूएस का क्या रोल है, सीरिया में जो वॉर चल रही है उसमें यूएस का क्या रोल है, इराक में जो वॉर हुई थी उसमें यूएस का क्या रोल था, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो बेसिकली मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है आउटलाइन का, क्योंकि टाइम हमारे पास है बहुत शॉर्ट। तो ये हैं आपके एरियाज, इसमें आपके कुछ एरियाज आपके टोटल 21 हेड्स हैं। 21 हेड्स के अंदर आपके 15 हेड्स जो हैं वो आपके प्योर हिस्ट्री के हैं। आपका जो करंट अफेयर के जो हैं टॉपिक्स, कुछ 2-3 करंट अफेयर के टॉपिक्स है, कुछ 2-3 जनरल टॉपिक्स हैं। और हमने सब पढ़ने हैं, हमने यूएस हिस्ट्री की सिलेबस की कोई चीज भी छोड़नी नहीं है, हमने सारे इंपॉर्टेंट एरियाज कवर करने हैं। हमने ये नहीं करना कि जी 7 क्वेश्चन आते हैं, ये हम कुछ जो है हमारे एरिया जो है हम उनको छोड़ देते हैं, इस तरह नहीं करना। क्योंकि अगर आप यूएस हिस्ट्री को एक स्ट्रेटजी के साथ तैयार करें तो ये सारे सिलेबस को भी तैयार करना कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। क्योंकि हमने रट्टा नहीं मारना, रट्टा आपने चले कुछ नामों को मारना होता है, कुछ डेट्स को मारना होता है, लेकिन बाकी हमने ज्यादा कंसेप्ट लेने होते हैं। क्योंकि जैसे एक मोनो डॉक्ट्रीन है, एजनोवर डॉक्ट्रीन है, आपको जनरल इन चीजों को पता होना चाहिए ताकि पेपर में जिस तरह मर्जी सवाल आ जाए आप इनको मोल्ड करके देख सके। कोल्ड वॉर एरा क्या है जी, आपको पता होना चाहिए कोल्ड वॉर एरा के अंदर जो आपके प्रेसिडेंसी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो क्या था, उसके हवाले से फिर जो उनके साथ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं लिंक अप हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्रूमैन डॉक्ट्रीन है जी, एजनोवर डॉक्ट्रीन है। फिर आप इन सारी चीजों को कंसेप्चुअल, अगर आपकी स्टडी अच्छी है तो आप इन सारी चीजों को लिख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जो लोग यूएसटी पढ़ना चाहते हैं वो जरूर पढ़ें यूएस हिस्ट्री, ये कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। और मोर ओवर आप सारा सिलेबस तैयार करें, सिलेक्टिव चीजें तैयार ना करें। जो लोग इनको आर्किटेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी मेरी यही सजेशन है कि सारा सिलेबस तैयार करें। अगर आपको कोई ये कहता है जी ये एरिया छोड़ दें, ये एरियाज इंपॉर्टेंट है, इस तरह ना करें। और जो लोग हमारे साथ रहेंगे उनको तो इंशाल्लाह हम सारा सिलेबस ही तैयार करेंगे। तो ये था जी हमारा आज की ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। तो इन शॉर्ट अगर हम अपनी स्पीच को, डिबेट को खत्म करें तो मेरी आपके साथ सजेशन यही होगी कि जो लोग यूएस हिस्ट्री सीखना चाहते हैं, कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको इसकी डिमेंशंस की समझ आ जाए, ये काइंडली आपको एडमिन बता देंगे जी आपकी नेक्स्ट क्लास कब है। ये आपको एडमिन बता देंगे जी आपकी नेक्स्ट क्लास कब है। एनी गुड बुक, इसमें आपकी मौजमदार है, यूएस हिस्ट्री बाय मौजमदार। हिस्ट्री को कवर, जो हिस्ट्री के मैंने आपको 15 टॉपिक्स बताए हैं उनको कवर करने के लिए वो काफी है, मौजमदार की बुक है यूएस हिस्ट्री बाय मौजमदार। और जो बाकी आपकी करंट अफेयर्स